वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यूपीएससी संविधान शाला में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान के अंतर्गत जिस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे, संविधान का निर्माण चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण नेता थे, उनके द्वारा बहुत पहले से मांग की गई थी कि भारत में एक ठोस संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसको मजबूर होकर काफ़ी प्रयास के बाद ब्रिटिश शासन के द्वारा मान लिया गया कि संविधान सभा का गठन की स्वीकृति मिल गई। और उसके बाद हम लोग संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, किन किन समूहों को, किन किन सामाजिक संगठनों को, किन किन धार्मिक संगठनों को जगह दी गई संविधान सभा में, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों से मिलकर संविधान सभा का निर्माण हुआ। इस 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य देसी रियासत से थे। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश भारत का के वे प्रांत जहां पर ब्रिटिश सत्ता सीधे शासन करती थी, सीधे नियंत्रण में था, और जो देसी रियासतें परोक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता में रहकर स्वतंत्र शासन करती थी, उनको देसी रियासत कहा गया, जिनका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में 93 था और ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व 296 था। अब हम लोग देखते हैं 389 कुल सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे तथा 93 देसी रियासत से थे। इस ब्रिटिश प्रांत में 292 सदस्य जो थे वो 11 प्रांतों से लिए गए तथा 4 सदस्य जो है मुख्य कमिश्नरी। उस दौरान भारत में के ब्रिटिश प्रांतों में 11 प्रांत थे और 4 कमिश्नरियां थीं। 4 कमिश्नरियों में से एक सदस्य लिए गए तथा 292 सदस्य 11 प्रांतों से लिए गए, और ब्रिटिश भारत के कुल 296 सदस्यों का चुनाव इस प्रकार हुआ संविधान सभा में, और 93 सदस्यों का चुनाव देसी रियासत से हुआ। किससे? देसी रियासत से। ये तो जो है आंकड़ों के लिहाज से संविधान सभा का गठन था। अब हम लोग देखते हैं कि एक सदस्य का चुनाव किस प्रकार किया गया। अमूमन मोटा मोटी 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव किया गया। देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत दोनों से 10 लाख के रेशियो पे एक सदस्य का चुनाव करके संविधान सभा के लिए भेजा गया तथा प्रत्येक समुदाय को प्रयास किया गया कि संविधान सभा में जगह मिले। इसमें मुसलमान, सिख, सामान्य, धार्मिक रूप से 3 वर्गों में संविधान सभा के गठन के लिहाज से बांटा गया था। मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया, सिखों को उनकी जनसंख्या में दिया गया, सामान्य में वे आते थे सिख, मुस्लिम,
को छोड़कर सभी। सामान्य में उन सबको रखा गया। मुसलमान और सिख दो कैटेगरी ऊपर ही हो गया। इसके अलावा जितने लोग बचे, हिंदू, पारसी, ईसाई, जितने लोग बचे सबको सामान्य में रख दिया गया। इस प्रकार इन तीनों वर्गों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से संविधान सभा में जगह दी गई थी। ये हम लोग देख लिए सामाजिक धार्मिक संगठन का प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया गया। और जनसंख्या के बारे में हम लोग पहले ही देख लिए थे कि पहले प्रत्येक 10 लाख पे एक सदस्य का चुनाव करने का पूरा प्रयास किया गया। मतलब लगभग 10 लाख के आसपास हो जनसंख्या होनी चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं। चुनाव, सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया गया, किस पैटर्न पे किया गया, उस पैटर्न का नाम है एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व का नाम या तो राष्ट्रपति चुनाव में सुना जाता है या तो यहाँ पर। इसके संबंध में हमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षाओं में बस मात्र इतना ही पूछा जा सकता है कि किस पैटर्न पे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। उसमें कई ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें एकल संक्रमणीय पे हमें टिक करना होगा। और थोड़ा सा हम इस पे फोकस कर लेते हैं कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली है क्या। जैसे ए, बी, सी 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिसको एम मतदाता ने प्रथम वरीयता का मत ए को दिया, द्वितीय वरीयता का मत बी को दिया, तृतीय वरीयता का मत सी को दिया। इसी प्रकार एन मतदाता ने प्रथम वरीयता का मत ए को दिया, द्वितीय वरीयता का मत बी को दिया, तृतीय वरीयता का मत सी के दिया। और ओ मतदाता ने तीसरी वरीयता का मत ए को दिया, पहली वरीयता का मत बी को दिया तथा दूसरी वरीयता का मत सी को दिया। इसी प्रकार पी मतदाता ने दूसरी वरीयता का मत ए को दिया, पहली वरीयता का मत बी को दिया तथा तीसरी वरीयता का मत सी को दिया। अब एकल संक्रमणीय जो पैटर्न है उसका मतगणना कैसे किया जाता है। अब देख लेंगे पहले वरीयता का मत किन किन प्रत्याशियों को कितना कितना मिला है। ये प्रत्याशी जो है इसको प्रथम वरीयता कितने लोगों ने दिया है? 2 लोगों ने, एक इन्होंने और एक इन्होंने, एम ने और एन ने। तो प्रथम वरीयता का मत इनको 2 मत मिला है और प्रथम वरीयता का मत इनको कितना मिला है? 1, 2 मत इनको मिला है और प्रथम वरीयता का मत इनको 1 भी नहीं मिला है। तो ये मतगणना से बाहर हो गए। इनको एकल संक्रमणीय पैटर्न के हिसाब से इनको बाहर कर दिया गया। अब फिर ये पहले राउंड का चुनाव हुआ, फर्स्ट राउंड की मतगणना में सी बाहर हो गए। फिर सेकंड राउंड की मतगणना स्टार्ट होगी। अब देखा जाएगा द्वितीय वरीयता का मत को कैलकुलेट किया जाएगा। द्वितीय वरीयता का मत कैलकुलेशन में इनको जो है द्वितीय वरीयता जो है 1 लोगों ने दिया, सॉरी, इनको द्वितीय वरीयता का मत 1 जन दिए हैं। इनको द्वितीय वरीयता का मत 1 जन दिए हैं। कौन? ये। और इनको द्वितीय वरीयता का मत 1, 2 लोगों ने दिया है। इस प्रकार ये भी जो है बाहर हो गए। बचे बी। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के अंतर्गत बी जो है विजयी हो गए। क्या हो गए? विजयी हो गए। ये है हम लोग मोटा मोटी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, इसको किस तरह से इसकी गणना की जाती है, इसको हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं।
देसी रियासतों में जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको कैसे किया गया चयन, उनका चयन कैसे किया गया, वहां पर ये जो है एक अलग तरीका था। जो देसी रियासत का जो रियासतदार था, चीफ ऑफ द देसी रियासत था, प्रमुख था देसी रियासत का, वो डायरेक्ट सीधे तौर पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को मनोनीत कर देता था। क्या करता था? नॉमिनेट कर दिया था। तो यहाँ पे नॉमिनेशन का पावर जो है देसी रियासतों के संबंध में नॉमिनेशन का पावर था, और राज्यों के संबंध में क्या था? वो जो है अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से चुनाव किया जाता था। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि देसी रियासत के संबंध में संविधान सभा के सदस्यों को नॉमिनेट किया गया, मनोनीत किया गया, किसके द्वारा? रियासत के प्रमुख के द्वारा। तथा राज्यों के संबंध में, प्रांतों के संबंध में एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक तरीके से उनका चुनाव किया गया। किसका? संविधान सभा के सदस्य का। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह 1946 के जुलाई अगस्त 1946 वर्ष में जुलाई अगस्त के महीने में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ, तो आप जानते रहिए 1946 में जुलाई अगस्त के महीने में किया गया था। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किन तरीकों से। इसके पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दो पैटर्न थे। आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत। देखिए राज्यों और प्रांतों में क्या हुआ? एकल संक्रमणीय मतदान के तहत चुनाव हुआ। क्या हो गया? आंशिक रूप से चुनी हुई। तथा देसी रियासतों के संबंध में आंशिक रूप से मनोनीत, नॉमिनेट किए जाते थे। किसके द्वारा? देसी रियासत का जो प्रमुख होता था वो क्या करता था? नॉमिनेट करता था। इस प्रकार से संविधान सभा के पूरे सदस्य किन दो तरीकों से आए? एक तो आंशिक रूप से चुनकर आए, दूसरा आंशिक रूप से मनोनीत होकर आए। ये चीज क्लियर हो गया। अगला पॉइंट जो है कि जो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जो संगठन थे वो कौन कौन से थे जो चुनाव में पार्टी के रूप में भाग लिए थे। एक संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह चुनाव में कितने संविधान सभा में कितने सदस्यों से जीतकर अपनी भूमिका संविधान सभा में निर्धारित की। 208 सदस्य 208 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीतकर संविधान सभा में आए। दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 73 सदस्यों के साथ जीतकर अपना प्रतिनिधित्व संविधान सभा में निर्धारित की थी। 73 सदस्य मुस्लिम लीग से जीतकर आए थे। और
तीसरा 15 सदस्य स्वतंत्र रूप से संविधान सभा में जीतकर आए थे। ये तो इलेक्शन के बाद जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें पार्टी वाइज ये संख्या थी जिसपे हम लोग जो है फोकस कर लिए, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। एक चीज बच्चों और ध्यान देने लायक है कि भरसक प्रयास किया गया था कि संविधान सभा में कोई समुदाय, कोई सामाजिक संगठन, कोई धार्मिक संगठन या कोई वर्ग ऐसा अछूता या बच न जाए जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शून्य रहे या न रहे। इस बात का पूरा पूरा प्रयास किया गया था। जैसे आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, महिला, इन तमाम सामाजिक वर्गों को पूरा प्रयास किया गया कि कोई ऐसा वर्ग न छूट जाए जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शून्य रहे या न रहे या ये वंचित हो जाए। क्योंकि जब ये वंचित हो जाएगा, कोई वर्ग इसमें वंचित हो जाएगा, तो संविधान निर्माण के समय इनके हितों की बात कौन करेगा? इनका हित जो है उठाने वाला या संविधान सभा के निर्माण में इनके हितों की बात करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसीलिए प्रत्येक वर्ग का पूरा ध्यान दिया गया कि संविधान सभा में उसको जगह दी जाए। दूसरी बात यह है कि देशी रियासतों की पूरी सीट जो 93 थी, 93 सीट जो देशी रियासतों के निर्धारित की गई थी वो पूरी भर नहीं पाई, जिसका कारण था कि देशी रियासतों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्या किया था? संविधान सभा का बहिष्कार किया था। यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था संविधान सभा के गठन के दौरान, तो वह होगा देशी रियासतें। इसी कारण से इनकी जो 93 सीटें थी वो पूरी भर नहीं पाई। और यहाँ पे एक बात और है कि जहाँ पर सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रत्येक वर्ग को संविधान सभा में जगह देने का प्रयास किया गया, वहीं पर इस बात का भी ध्यान दिया गया कि देश के जितनी हस्तियां हैं, जितने बड़े नेता हैं, जितने विद्वान हैं बड़े बड़े, वो किसी भी वर्ग के हों, लेकिन पूरे के पूरे लोगों को संविधान सभा में जगह दी जाए, जिससे उत्कृष्ट तथा उत्तम और अच्छे संविधान का निर्माण किया जा सके। उसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिला। अपवाद के रूप में केवल गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी को छोड़कर सभी प्रबुद्ध वर्ग जो उस तत्कालीन भारत के थे, सबको संविधान सभा में जगह मिली थी। तो ये हो गया हम लोगों का जो है आंकड़ों के लिहाज से संविधान सभा पे हम लोग जो है फोकस कर लिए।